ये कहानी है जोसलिन नाम के फ्रांस के एक अमीर बिजनेसमैन की जो 50 की उम्र का होने वाला है, लेकिन अभी भी वो हर लड़की से फ्लर्ट करने वाला एक प्ले बॉय है। अपने आप को यंग दिखाने के लिए वो डेली जॉगिंग और रेगुलर मेडिकल चेकअप्स कराता है और अपनी दौलत, स्पोर्ट्स कार और चार्मिंग लुक की बदौलत वो लड़कियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है। फिर अपनी असली उम्र छुपाने के साथ एक के बाद एक झूठ बोलकर वो किसी तरह उन्हें अपने जाल में फंसा ही लेता है। लेकिन वो लड़कियों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता और उन्हें सिर्फ अय्याशी का सामान समझता है, इसलिए उसने अभी तक शादी भी नहीं की है। मगर अपनी इन अय्याशियों को वो अपने बिजनेस से बिल्कुल दूर रखता है। वो एक स्पोर्ट्स शूज बनाने वाली कंपनी का मालिक है और उसके ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी समेत कई फीमेल एम्प्लॉइज हैं, मगर वो कभी भी उनके साथ फ्लर्ट नहीं करता, बल्कि एक खड़ूस बॉस की तरह सिर्फ और सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देता है और अपने एम्प्लॉइज की कोई खास परवाह नहीं करता। एक दिन वो अपने एक दोस्त मैक्स के साथ लंच कर रहा होता है, जो कि उसका डॉक्टर भी होता है। वो जोसलिन से कहता है कि आखिर तुम झूठ बोलकर लड़कियों को फंसाना कब छोड़ोगे। इस पर जोसलिन कहता है कि मुझे चैलेंज बहुत पसंद है, इसलिए झूठ बोलकर मैं हर बार एक नया इंसान बन जाता हूँ और इस नए इंसान के रूप में किसी लड़की को फ्लर्ट करना एक चैलेंज हो जाता है, जिसमें मुझे बहुत मजा आता है। अब एक दोस्त होने के नाते आज मैक्स उसे समझाता है कि जल्दी तुम 50 के होने वाले हो, इसलिए अभी भी वक्त है ये झूठ बोलना छोड़ दो, वरना किसी दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जिसके सामने तुम्हारा ये झूठ चल नहीं पाएगा। तभी जोसलिन के पास एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो गई है। जोसलिन अपनी माँ के ज्यादा करीब नहीं था और ना ही कभी उनसे मिलने जाता था, लेकिन फिर भी उनकी मौत की खबर सुनकर वो काफी उदास हो जाता है। अब वो अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर अपनी माँ के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए जाता है और जल्दी से एक फ्यूनरल में शामिल हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि इन लोगों में से कोई भी उसकी फैमिली वाला या रिश्तेदार नहीं होता, जिससे जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि वो किसी और के फ्यूनरल में शामिल हो गया है। अब वो चुपचाप दबे पाँव वहां से निकलकर अपनी माँ के असली फ्यूनरल में पहुंच जाता है, जहां उसके भाई लूशियन के साथ साथ उसके सभी रिश्तेदार भी मौजूद होते हैं, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। फ्यूनरल के दौरान ही जोसलिन का भाई उसे उनकी माँ के घर की चाबी देता है और बताता है कि उनकी माँ चाहती थी कि इसे बेचने से पहले जोसलिन वहाँ एक बार जरूर जाए। इसलिए अगले दिन जोसलिन अपनी माँ के घर जाता है और उनकी व्हील चेयर पर बैठकर उनकी कुछ पुरानी चीजों को देखने लगता है, जिनमें जोसलिन के बचपन से लेकर जवानी तक के काफी सारे फोटो भी थे और एक पुराना कैसेट था जिसे प्ले करने पर उसमें उसकी मॉम का फेवरेट गाना बजने लगता है, जो कि जोसलिन को भी काफी अच्छा लगता था। अचानक गाना सुनते सुनते वो व्हील चेयर पर ही डांस करने लग जाता है और इससे पहले कि वो डांस करने के लिए खड़ा होता, तभी वो देखता है कि एक खूबसूरत हॉट लड़की पीछे खड़े होकर उसे देख रही थी। वो जोसलिन को अपना नाम जूली बताती है और कहती है कि वो आज ही उसके पड़ोस में रहने आई है, इसलिए उसे कुछ भारी सामान रखने में किसी की हेल्प की जरूरत थी। जोसलिन तो हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहता था और आज तो मौका खुद ही चलकर उसके पास आया था, इसलिए वो जल्दी से कहता है कि ठीक है, आपकी हेल्प करने में मुझे बहुत खुशी होगी। ये कहकर वो व्हील चेयर से उठने ही वाला होता है, लेकिन तभी जूली कहती है कि नहीं नहीं, आप बैठे रहिए, मैं मैनेज कर लूंगी। उसकी इस बात पर जोसलिन अब समझ जाता है कि जूली दरअसल उसे एक हैंडीकैप समझ रही है। जूली उसे बताती है कि वो जोसलिन जैसे लोगों की देखभाल करने का काम करती है और वो चाहे तो अपनी देखभाल के लिए उसे नौकरी पर रख सकता है। जोसलिन को और क्या चाहिए था, वो शहर जाकर अपनी कंपनी की एक ऑफिस मीटिंग लेता है और इसके बाद अगले दिन वो फिर से अपने होम टाउन जाता है और व्हील चेयर पर बैठकर उसी लड़की जूली के अपार्टमेंट में जाता है। वो उसे कॉफी पिलाने के लिए अपनी माँ के घर पर बुलाता है तो वो तुरंत मान जाती है। यहाँ जोसलिन उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जूली उससे बार बार कुछ और ही तरह के सवाल किए जा रही थी, जैसे क्या उसकी शादी हो गई है और वो क्या काम करता है। जोसलिन पहले तो उसे बताता है कि हैंडीकैप होने की वजह से वो कोई काम नहीं करता, लेकिन उसकी इस बात पर जब जूली उठकर वहां से जाने लगती है तो जोसलिन को लगता है कि उसका प्लान तो फेल होता जा रहा है। इसलिए अब वो कहता है कि वो यहाँ किसी को बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन असल में वो पेरिस की एक स्पोर्ट्स शूज बनाने वाली कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये बात सुनकर जूली अब उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आती है और जोसलिन को अपने पेरेंट्स के घर पर संडे के दिन एक बारबेक्यू पार्टी में इनवाइट करके उसे एक स्माइल देकर वहां से चली जाती है। लेकिन जोसलिन को नहीं पता था कि इस मुस्कुराहट के पीछे एक राज छुपा हुआ है। आखिर संडे को जोसलिन वहां जाता है और अपनी स्पोर्ट्स कार को जूली के घर से काफी दूर एक जगह पार्क कर देता है। इसके बाद वो वहीं पर खड़े एक आदमी की हैरानी भरी नजरों को इग्नोर करते हुए व्हील चेयर पर बैठकर वहां से जूली के घर पहुंच जाता है। जूली उसे अपनी फैमिली से मिलवाती है और अब जोसलिन को समझ में आ जाता है कि जूली ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। दरअसल जूली की एक बड़ी बहन फ्लोरेंस है, जो कि एक हैंडीकैप है और वो भी व्हील चेयर की मदद से ही चल पाती है। जोसलिन का झूठ आज उसी के ऊपर भारी पड़ गया था, क्योंकि जूली उसे अपने नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन के साथ सेट कराने की फिराक में थी। अब जोसलिन और फ्लोरेंस को साथ में छोड़कर घर के बाकी सभी लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन जोसलिन को फ्लोरेंस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो उससे कोई बात नहीं करता और बार बार अपनी घड़ी को देखने लगता है जैसे वो यहाँ से जाना चाहता हो।
लेकिन तभी इस खामोशी को तोड़ते हुए फ्लोरेंस उससे बातें करना शुरू करती है और जोसलिन से उसके बारे में पूछने के बाद अपने बारे में बताती है कि वो हैंडीकैप लीग में टेनिस खेलती है और एक बड़े ऑर्केस्ट्रा बैंड के साथ वायलिन भी बजाती है, जिसके लिए उसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों का टूर भी करना पड़ता है। ये सुनकर जोसलिन उससे थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि एक हैंडीकैप होने के बावजूद इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात थी। साथ ही वो काफी चार्मिंग और मजाकिया होती है और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा होता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जोसलिन उसे उस नजर से नहीं देखता जैसे वो दूसरी लड़कियों को देखता है। उसकी नजर में फ्लोरेंस के लिए सिर्फ एक रेस्पेक्ट होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद वो शहर आकर अपने दोस्त मैक्स को ये सारी बातें बताता है। मैक्स उसे समझाता है कि जूली के चक्कर में उसकी बहन गली पड़ जाएगी, इसलिए जूली को भूल जाओ और अपनी मोम के घर जाना बंद कर दो, जिससे ये सारा नाटक यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन एक दिन उसे अपनी मोम की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए फिर से अपने होम टाउन जाना पड़ता है। यहाँ उसका भाई लूशियन उससे कहता है कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो ठीक नहीं है। दरअसल लूशियन जब अपनी माँ के घर गया था तो वहाँ उसकी मुलाकात जूली से हो गई थी, जिसकी बातों से उसे जोसलिन के हैंडीकैप वाले झूठ का पता लग गया था। लेकिन फिर भी उसने जूली को कुछ नहीं बताया था। जोसलिन को अपने भाई की बात का बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी वो मैक्स और अपने भाई की बात मानकर अब कभी भी अपनी माँ के घर ना जाने का फैसला कर लेता है और अपनी डेली लाइफ में बिजी हो जाता है। लेकिन एक दिन जब वो अपने ऑफिस में होता है तो उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि फ्लोरेंस नाम की एक हैंडीकैप लड़की उससे मिलना चाहती है। ये सुनते ही जोसलिन डर जाता है और जल्दी से अपनी डेस्क के ऊपर पैर लटका कर बैठ जाता है। अब फ्लोरेंस अंदर आकर उसे बताती है कि शहर में मेरा एक टेनिस टूर्नामेंट चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे मिलकर अपनी बहन जूली के बर्ताव के लिए माफी मांग लूंगी, क्योंकि वो हम दोनों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि दो सेम कंडीशन वाले लोग एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग रखते हो। जोसलिन अब उसे सब कुछ सच बताने का फैसला करता है कि उसने ये हैंडीकैप वाला नाटक क्यों शुरू किया था। लेकिन तभी फ्लोरेंस उससे पूछ लेती है कि उसकी व्हीलचेयर कहाँ है। जोसलिन उसे सच बताने ही वाला होता है कि तभी फ्लोरेंस कहती है कि मैं जानती हूँ तुम अपने ऑफिस में व्हीलचेयर क्यों नहीं रखते, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे क्लाइंट तुमसे तरस भरी निगाहों से बात करें। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें अपनी व्हीलचेयर छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, बहुत अच्छे हो। तुम्हें अपने ऊपर शर्म करने की भी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। इस दौरान जोसलिन की असिस्टेंट मैरी पता नहीं क्यों बार बार विंडो से झांकने लगती है और फिर इंटरकॉम पर बार बार कोई काम बताकर उसे डिस्टर्ब करने लगती है, जिससे वो फ्लोरेंस को सच नहीं बता पाता। फ्लोरेंस अब उससे कहती है कि शाम 7 बजे उसका मैच है, इसलिए अगर वो चाहे तो वहाँ आ सकता है। ये कहकर वो चली जाती है और जोसलिन आज फिर से उसकी खुददारी और सेंस ऑफ ह्यूमर से बहुत इंप्रेस हो जाता है। इसलिए अब वो शाम को उसका मैच देखने जाता है, जहाँ दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है। यहाँ आकर जोसलिन फ्लोरेंस से और भी ज्यादा इंप्रेस होने लगता है, क्योंकि हैंडीकैप होने के बावजूद भी फ्लोरेंस को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता जैसे उसे जिंदगी से कोई शिकायत है। मैच खत्म होने के बाद जोसलिन फ्लोरेंस की नजरों में आने से पहले ही वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक जगह उसे बाहर आती हुई फ्लोरेंस की आवाज आ जाती है, इसलिए वो जल्दी से पास की ही एक व्हीलचेयर पर बैठ जाता है। फ्लोरेंस उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो उससे कहती है कि तुम मेरी व्हीलचेयर पर बैठे हो। ये सुनकर जोसलिन घबरा जाता है कि अब वो क्या कहे, लेकिन वो भी झूठ बोलने में पूरा एक्सपर्ट था। वो कह देता है कि जब मेरा ड्राइवर गाड़ी से मुझे यहाँ लेकर आया तो मुझे ये व्हीलचेयर दिखाई देगी, इसलिए मैंने अपनी व्हीलचेयर गाड़ी में ही छोड़ दी, ये सोचकर कि ड्राइवर जब मुझे लेने आएगा तो मैं व्हीलचेयर बाहर निकाले बिना ऐसे ही गाड़ी में बैठकर चला जाऊंगा। ये सुनकर फ्लोरेंस उससे हंसकर कह देती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास मेरी स्पोर्ट्स व्हीलचेयर है, इसलिए तुम जब तक चाहो इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब वो जोसलिन को अपने दोस्तों के साथ कॉफी पिलाने के लिए पूछती है तो वो मना नहीं कर पाता, लेकिन फ्लोरेंस के सारे दोस्त किसी न किसी तरह से हैंडीकैप थे, इसलिए जोसलिन उनके बीच आकर कंफ्यूज हो जाता है। उन सबके बीच हैंडीकैप होने का नाटक करते करते रात को सपने में भी उसे वही सब दिखाई देते हैं, जिससे वो घबरा कर उठता है और जल्दी से अपने पैरों को छूकर देखने लगता है। अब वो अपनी असिस्टेंट मैरी को फ्लोरेंस की व्हीलचेयर पहुंचाने के लिए उसके घर भेजता है। मैरी को भी उसके झूठ में जोसलिन का साथ देना पड़ता है, लेकिन फ्लोरेंस की बातों से जब उसे महसूस होता है कि वो जोसलिन को पसंद करने लगी है तो वापस आकर वो भी जोसलिन पर गुस्सा करती है और उसे फ्लोरेंस के म्यूजिक कॉन्सर्ट की डेट बताकर कहती है कि तुम्हें वहाँ बगैर व्हीलचेयर के अपने दोनों पैरों पर चलकर उसके सामने जाना होगा, जिससे उसे खुद ही सच्चाई पता लग जाएगी। अब जोसलिन फ्लोरेंस के म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाता तो है, लेकिन इस बार भी वो हिम्मत नहीं कर पाता और रिसेप्शन पर जाकर उनसे एक व्हीलचेयर मांग लेता है, मगर उन लोगों को समझ में नहीं आता कि वो व्हीलचेयर किस लिए मांग रहा है, इसलिए वो इसे एक छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर पकड़ा देते हैं। अब जोसलिन कॉन्सर्ट हॉल की बालकनी में बैठकर फ्लोरेंस का म्यूजिक कॉन्सर्ट देखने लगता है। इस दौरान आज वो उसकी खूबसूरती पर भी ध्यान देता है और कहीं ना कहीं अब वो उसे पसंद भी करने लगता है। कॉन्सर्ट के बाद वो उससे मिलता भी है और उसके वायलिन की तारीफ भी करता है, लेकिन वो उससे झूठ बोलता है कि यहाँ वो उसका कॉन्सर्ट देखने नहीं बल्कि किसी और काम से आया था। फ्लोरेंस उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए पूछती है, जिसके लिए वो तुरंत तैयार हो जाता है। अब चूंकि जोसलिन को व्हीलचेयर की आदत नहीं थी, इसलिए उसकी अजीब हरकतें देखकर फ्लोरेंस बहुत हंसती है। इस तरह वो काफी सारी बातें करते हैं और बातों बातों में कब रात गुजर जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता।
सुबह को फ्लोरेंस अपने होटल रूम में जाने लगती है और वो कॉफी पीने के लिए जोसलिन को भी बुला लेती है। दरअसल वो उसे इशारा दे रही थी अपने करीब आने का। जोसलिन भी उसकी ओर खिंचा चला जा रहा था, लेकिन फिर वो अपने आप को रोक लेता है। ये वही जोसलिन था जो हर वक्त लड़कियों का फायदा उठाने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाता था। उसने बहुत लड़कियों का इस्तेमाल करके उन्हें धोखा दिया था और उनके ऊपर क्या बीती होगी इसकी जरा सी भी परवाह नहीं की थी। लेकिन पता नहीं क्यों वो फ्लोरेंस का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। वो उसके रूम में आने से मना कर देता है और बाहर से ही उसके गाल पर एक किस करके वहां से चला जाता है। लेकिन फ्लोरेंस को उसकी अदा और भी ज्यादा पसंद आती है और घर आकर वो अपनी बहन को बताती है कि उसे जोसलिन से प्यार हो गया है। दूसरी ओर जोसलिन को भी फ्लोरेंस के कॉन्सर्ट से वापस आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इसी उधेड़बुन में आखिरकार वो फ्लोरेंस को फोन करके उसे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट कर देता है। ये बात जब उसकी असिस्टेंट मैरी को पता लगती है तो पता नहीं क्यों उसे बुरा लगता है, मगर वो जोसलिन के सामने इसे जाहिर नहीं होने देती। मैक्स भी जोसलिन को समझाता है कि उसे ये कहानी यहीं पर खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि इसका अंजाम बहुत दुख भरा हो सकता है। जोसलिन को भी उसकी बात सही लगती है और अपने घर पर डिनर के दौरान वो फ्लोरेंस को कई बार अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन सच का सामना करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए वो एकदम से कुछ नहीं कह पाता। लेकिन इसी बीच फ्लोरेंस उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, जिसके सिर्फ झूठ बोलने पर ही फ्लोरेंस ने उससे हर रिश्ता खत्म कर लिया था। जोसलिन कहता भी है कि इतनी गलती तो वो माफ भी कर सकती थी, लेकिन फ्लोरेंस कहती है कि नहीं, मैं झूठ बोलने वाले को कभी माफ नहीं करती। ये सुनकर जोसलिन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और उसे लगता है कि अच्छा हुआ उसने सच नहीं बताया। अब वो एक रिमोट का बटन दबाता है जिससे उनके नीचे का फर्श एक स्विमिंग पूल में डूबता चला जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और स्विमिंग पूल में कुछ देर रोमांटिक पल बिताने के बाद आज वो एक दूसरे के बिल्कुल ही करीब आ जाते हैं। इस प्यार भरे एहसास के बाद फ्लोरेंस तो बहुत खुश होती है, लेकिन जोसलिन इमोशनल था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ये सही किया या गलत। वो मैक्स से इस बारे में पूछता है तो उसकी हालत देखकर मैक्स कहता है कि तुम्हें फ्लोरेंस से प्यार हो गया है, इसलिए वो कहता है कि अब तो तुम्हें उससे सच बता ही देना चाहिए। इसके बाद एक दिन जोसलिन मैक्स और अपनी असिस्टेंट मैरी को फ्लोरेंस से मिलवाने के लिए लेकर चल देता है, क्योंकि वो उसके दोस्तों से मिलना चाहती थी और मैक्स और मैरी के अलावा कोई ऐसा नहीं था जिसे उसके झूठ के बारे में पता हो। मैक्स उसके साथ चल तो देता है, लेकिन वो ये साफ कह देता है कि आज अगर तुमने फ्लोरेंस को सच नहीं बताया तो फिर मैं उसे बता दूंगा। अब एक रेस्टोरेंट में वो फ्लोरेंस से मिलते हैं, जहाँ वो उन्हें अपने म्यूजिक बैंड के एक दोस्त से भी मिलवाती है। यहाँ जब काफी देर बाद भी जोसलिन कुछ नहीं कह पाता तो मैक्स फ्लोरेंस से कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इतना सुनते ही जोसलिन अपने ऊपर सॉस गिरा लेता है और मैक्स से उसे वॉशरूम तक ले जाने के लिए कहता है। वॉशरूम में वो उससे कहता है कि फ्लोरेंस को सच बताने के लिए ये सही जगह और सही वक्त नहीं है। तभी वहाँ फ्लोरेंस का वो दोस्त आ जाता है, तो अब ना चाहते हुए भी मैक्स उसके झूठ में उसका साथ देना शुरू कर देता है और इस तरह आज भी जोसलिन फ्लोरेंस को सच नहीं बताता। लेकिन अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जोसलिन के भाई लूशियन का फ्लोरेंस की बहन जूली के साथ चक्कर चल चुका है और वो अपने भाई का झूठ जूली को बता देता है। ये पता लगते ही जूली सीधा जोसलिन के पास जाती है और आते ही उसके गाल पर एक जोर का तमाचा मारती है। वो उसे 48 घंटे का टाइम देती है और कहती है कि अगर 48 घंटे के अंदर तुमने फ्लोरेंस को अपनी सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। जोसलिन को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि अगर उसने फ्लोरेंस को सच बताया तो वो उसके अब तक के झूठ के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी। इसी कश्मकश में आज वो अपने फादर से मिलने जाता है, जो एक ओल्ड एज होम में जोसलिन के पैसों पर मौज काट रहे होते हैं। यहाँ में पता चलता है कि जोसलिन अपने बाप पर ही गया होता है, क्योंकि ठरकी बुड्ढा उसके सामने ही कई बूढ़ी औरतों पर लाइन मार रहा था। जोसलिन की परेशानी सुनकर वो उसे एक जगह का नाम बताते हैं, जहाँ कोई चर्च है जिसमें चमत्कार होने की बात कही जाती है। वो उसे समझाते हैं कि वहां जाकर बस व्हील चेयर से खड़े होकर चलना शुरू कर देना, सबको लगेगा कि वो चमत्कार से ठीक हो गया है। जोसलिन को ये बहुत ही घटिया आइडिया लगता है, लेकिन 48 घंटे के अंदर इससे बेहतर आइडिया कोई था भी तो नहीं। दूसरी ओर जूली फ्लोरेंस को जोसलिन की सच्चाई बताए बिना उससे दूर रहने की सलाह दे रही होती है कि तभी फ्लोरेंस के फोन पर जोसलिन की कॉल आती है। वो उसे अपने साथ उस चमत्कार वाली जगह पर चलने के लिए कहता है, जिसके लिए फ्लोरेंस उससे हाँ कह देती है। लेकिन जूली को अपने लिए परेशान देखकर वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि जोसलिन हैंडीकैप नहीं है, वो नॉर्मल इंसानों की तरह चल फिर सकता है और ये बात मुझे काफी पहले से पता है। जूली हैरान होकर उसे देखने लगती है और पूछती है कि उसे कैसे पता चला। इस पर फ्लोरेंस मुस्कुराते हुए कहती है कि मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी व्हील चेयर पर गुजारी है, इसलिए मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा ये जानने में कि वो हैंडीकैप होने का नाटक कर रहा है। लेकिन फिर भी मैंने उसे ये नाटक करने दिया, क्योंकि उसके इस झूठ की वजह से मुझे कुछ खुशी के पल मिलने लगे जिन्हें मैं खोना नहीं चाहती थी। मैं बस इसे चलते रहने देना चाहती थी, क्योंकि जब ये खत्म हो जाएगा तो बहुत दुख होगा। अब एक कार में जोसलिन, मैक्स, मैरी और फ्लोरेंस उस जगह की ओर चल देते हैं जहाँ चमत्कार होने की बात कही जाती है।
वो तीनों बहुत नर्वस थे कि पता नहीं फ्लोरेंस इस चमत्कार पर विश्वास करेगी या नहीं, लेकिन फ्लोरेंस खुद ही ऐसी बातें करने लगती है जैसे उसे उस जगह होने वाले चमत्कारों पर पूरा विश्वास हो। मगर वो नोटिस करती है कि उसके ये सब कहने के बाद भी जोसलिन काफी परेशान नजर आ रहा था। अब वो उस जगह पहुंच जाते हैं तो चर्च का प्रीस्ट सबसे पहले जोसलिन को ही बुलाकर चर्च के अंदर ले जाता है और कहता है कि अगर तुम चलने लगे तो तुम 2 बार झूठ बोलोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम हैंडीकैप नहीं हो और वैसे भी यहाँ कोई चमत्कार नहीं होते। लोग बस झूठी उम्मीदें लेकर यहाँ आते रहते हैं, इसलिए ऐसा मत करो जिससे उनकी ये झूठी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाएं। प्रीस्ट की ये बात सुनकर जोसलिन वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो उससे पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मेरे पैर पैरालाइज नहीं है। इस पर प्रीस्ट कहता है कि मैंने तुम्हारे जूतों से पहचान लिया था, क्योंकि ये थोड़े से घिस चुके हैं। इस तरह जोसलिन व्हील चेयर पर ही चर्च से बाहर आ जाता है और सब के सब डिसअपॉइंट होकर कार से वापस शहर की ओर चल देते हैं। रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए वो रोड के किनारे एक स्टोर पर रुकते हैं, जहाँ फ्लोरेंस उन सबके उतरे हुए चेहरों को गौर से देखे जा रही थी और उसके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था। इस तरह गहरे ख्यालों में डूबे हुए अचानक वो बीच सड़क पर आ जाती है और एक ट्रक से उसे टक्कर लगने ही वाली होती है कि तभी जोसलिन उसे पकड़कर ट्रक के सामने से खींच लेता है। ये देखकर वो जोसलिन के झूठ में उसका साथ देते हुए चमत्कार चमत्कार कहने लगती है। मैक्स भी ऐसा ही कहना शुरू कर देता है, लेकिन जोसलिन अब ये नाटक नहीं कर पाता, क्योंकि फ्लोरेंस की डबडबाती आंखें सब कुछ बयान कर रही थी। वो बिना कुछ कहे उससे नजरें चुराने लगता है और फ्लोरेंस रोते हुए कार की तरफ चली जाती है। आज फ्लोरेंस की नजरों में वो खुद को इतना गिरा हुआ महसूस करने लगता है कि वो उन तीनों को भेजकर खुद एक दूसरी गाड़ी में लिफ्ट लेकर शहर तक आता है और शहर आने के बाद वो बहुत उदास और बुझा बुझा सा रहने लगता है। कुछ दिन बाद वो अपनी कंपनी की तरफ से एक हैंडीकैप टूर्नामेंट को स्पॉन्सर भी करता है, लेकिन फ्लोरेंस का दिल दुखाकर वो अंदर से टूट सा गया था और उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन फिर एक दिन वो कार लेकर फ्लोरेंस के घर की तरफ चल देता है और किसी कॉन्सर्ट के लिए जा रही उसकी बस को रास्ते में ही रुकवा लेता है। बस में चढ़कर वो फ्लोरेंस से बस सॉरी ही कह पाता है और उसका जवाब सुने बिना ही वहां से वापस आ जाता है, क्योंकि फ्लोरेंस ने उससे कहा था कि वो झूठ बोलने वाले को कभी माफ नहीं करती। इसके बाद एक दिन जोसलिन अपनी असिस्टेंट मैरी को अपने ऑफिस में बुलाता है और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता वो नोटिस करता है कि मैरी रो रही होती है। पूछने पर वो रोते हुए आज अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देती है और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो पिछले 12 सालों से जोसलिन से एक तरफा प्यार करती है, लेकिन जोसलिन ने उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया था। वो कहती है कि प्यार तो छोड़ो, तुमने तो कभी मेरी झूठी तारीफ भी नहीं की और ना ही मेरे किसी जन्मदिन पर कभी तुमने मुझे विश किया। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन तभी जोसलिन उसे रोक लेता है। दरअसल आज मैरी का जन्मदिन था और जोसलिन ने मैरी को उसके जन्मदिन का गिफ्ट देने के लिए ही अपने ऑफिस में बुलाया था। वो पहले जैसा नहीं रहा था, इसलिए वो मैरी को आज पहली बार उसके जन्मदिन की बधाई देता है, जिससे मैरी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद जोसलिन को एक मैराथन रेस में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाया जाता है, जिसकी वो पिछले काफी वक्त से तैयारी कर रहा था, लेकिन वो अंदर से इतना टूटा हुआ होता है कि अच्छी खासी तैयारी होने के बाद भी वो फिनिश लाइन से पहले ही सांस फूलकर नीचे बैठ जाता है। तभी व्हील चेयर पर फ्लोरेंस उसके सामने आ जाती है और मुस्कुराते हुए उससे वही बात कहती है जो उसके म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान एक बार जोसलिन ने उससे कही थी कि मैं यहाँ अपने किसी काम से आई थी तो सोचा कि चलो मैराथन रेस देख लेते हैं और मुझे यहाँ तुम मिल गए। उसकी ये बात सुनकर जोसलिन मुस्कुराने लगता है, लेकिन साथ ही इमोशनल होकर उसकी आंखों से आंसू भी छलकने लगते हैं। इसके बाद फ्लोरेंस जोसलिन को अपने साथ व्हील चेयर पर बिठाकर उसे फिनिश लाइन तक ले जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। सब लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।